हेलो फर्स्ट ईयर। हमारी प्रीवियस क्लास जो भी रही सीएमएसईडी की, जिसमें हमने फार्माकोडायनामिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जाना। सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, उसकी जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। फिलहाल इस क्लास में हम वहीं से थोड़ा आगे चीज़ें प्रोसीड करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक आएगा वो है रिसेप्टर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो आज फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए दो पेशेंट हैं, एक को हमने सॉल्ब्यूटामॉल दिया, ठीक है, और दूसरे को इंसुलिन दिया। दोनों ड्रग्स शरीर में गई, लेकिन सॉल्ब्यूटामॉल केवल लंग्स पर ज़्यादा असर करती है, जबकि इंसुलिन पूरे बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज को कंट्रोल करती है ना। दोनों का काम आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, शायद आप पहले भी आपने सुना होगा इनके बारे में। आखिर ड्रग को कैसे पता चलता है कि इसे कहाँ काम करना है? क्या ड्रग के पास कोई ऐसा जीपीएस है? होता है ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ड्रग बॉडी में उसी जगह काम करती है जहाँ उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो आज हम समझेंगे कि रिसेप्टर क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, और ड्रग बॉडी के अंदर अपने सिग्नल्स को कैसे भेजता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रिसेप्टर। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिसेप्टर एक स्पेशल प्रोटीन होता है। रिसेप्टर आर मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट recognize drugs and initiate the responses. That's it. तो रिसेप्टर एक स्पेशल प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर पाया जाता है। ड्रग या बॉडी के जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, अब बॉडी के नेचुरल केमिकल्स क्या क्या होते हैं? लाइक हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे न्यूरॉन्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ड्रग हमारे नेचुरल केमिकल्स इससे बाइंड होके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में रिसेप्टर्स बॉडी का एक रिसीविंग स्टेशन आप समझ लो। ड्रग एक मैसेंजर या ड्रग एक मैसेज लेकर आती है, रिसेप्टर उस मैसेज को पहचान कर सेल के अंदर एक्शन शुरू कर देता है। सेम जो मैंने पुराना बताया लॉक एंड की थ्योरी, सबसे इजी एग्जांपल ही रहता है। मान लो आपके घर का लॉक है, लॉक को आप रिसेप्टर मान लो, की को ड्रग मान लो। अगर सही ड्रग होगी तभी तो लॉक खुलेगा, मतलब सही की होगी तभी तो लॉक खुलेगा, गलत की लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह ही सही ड्रग ही सही रिसेप्टर पर बाइंड करती है और अपना एक्शन देती है। दूसरा एग्जांपल टीवी का रिमोट है ना। टीवी का रिमोट सिर्फ टीवी पे काम करेगा, क्या वो फैन को भी ऑन ऑफ करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि फैन का रिसीवर अलग है। इसी तरीके से हर ड्रग का अपना एक टारगेट रिसेप्टर होता है। चलो अब मेन चीज आते हैं कि रिसेप्टर्स आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं। रिसेप्टर दो प्लेसेस पे हो सकते हैं, दो जगहों पे। पहला तो हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन्स। ज़्यादातर ड्रग्स हमारी जो है इन्हीं पर काम करती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है ना, एसिटाइलकोलिन, इंसुलिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा होता है सेल के अंदर। कुछ ड्रग्स पहले सेल के अंदर एंटर करेंगी, फिर न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स को बाइंड करती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायरोक्सिन, विटामिन डी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रिसेप्टर्स की स्पेशल काम क्या होते हैं? ड्रग को पहचानना, ड्रग से बाइंड करना, सिग्नल के अंदर सिग्नल भेजना, सेल के अंदर सिग्नल भेजना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करना, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, एंड सिग्नल। अब थोड़ा बात करते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सिग्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद सेल के अंदर जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है और लास्ट में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसी को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ड्रग बाहर से आती है, रिसेप्टर उससे पहचानता है, फिर सेल के अंदर मैसेज भेजता है ना। सेल अपना फंक्शन चेंज करती है। इस पूरी प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो अगर आपको एक डेली लाइफ साइकिल समझना है तो जैसे कि आपके घर की डोर बेल बजती है, ठीक है। आप बेल की आवाज़ सुनते हैं, फिर आपने दरवाज़ा खोला, तो बेल क्या हो गई? बेल एक ड्रग है। आपकी जो कान जिन्होंने वो आवाज़ सुनी वो रिसेप्टर है।
ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे, सिग्नल ट्रांसडक्ट हुआ और दरवाज़ा खोलना आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर की जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें 4 अलग अलग टाइप के ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं। पहला GPCR जो हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दूसरा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तीसरा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड द लास्ट वन इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। Let's we can talk about the first type of receptor which is GPCR, G protein coupled receptor। ये सबसे बड़ा रिसेप्टर फैमिली है। ठीक है, लगभग 35 to 40% ड्रग्स GPCR पे काम करती हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर। अगर बहुत सिंपल तरीके से मैकेनिज्म बताऊँ आपको मैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ड्रग्स आती हैं, रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, अब क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। ठीक है, जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो और बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर बनते हैं और सेल रेस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड सेकेंड मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डायसाइल ग्लिसरॉल एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मैं आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट जो भी हमारा इंट्रोडक्शन के बाद आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। देखो ये रिसेप्टर खुद आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स खुद ही आयन चैनल्स होते हैं। ड्रग जैसे ही बाइंड करेगा चैनल खुलेगा या बंद हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर्स। ड्रग्स वुड बी एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिलेटिवली आपके जो टॉपिक्स होने वाले हैं लाइक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, लाइक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया, हम इन टॉपिक्स में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ड्रग्स अंदर आएंगी चैनल ओपन होगा। सोडियम या क्लोराइड एग्जाम्पल के तौर पे आप आयंस ले लो जो अंदर आते जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज हो जाता है, कंडक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल, दरवाज़ा खुलते ही लोग अंदर आ जाते हैं, वैसे ही चैनल खुलते ही आयन अंदर आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से। द थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर विच इज एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के साथ एंजाइम कनेक्ट होते हैं। ड्रग बाइंड करते ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इट्स अ बेसिक नेचर लाइक एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इंसुलिन का रिसेप्टर है। ठीक है, जैसे ही अंदर आएगा तो टायरोसिन काइनेस जिधर भी आपको जिस भी वर्ड में लास्ट में ASE अगर लिख के आता है तो आप समझ लो विच इज एंजाइम। सो द टायरोसिन एंजाइम और ऑल्सो टायरोसिन काइनेस एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज सेल्स में एंटर करेगा एंड ब्लड शुगर कम होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह जो हमारे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर विच इज इंट्रासेलुलर। इंट्रा से समझ में आ रहा है अंदर, और सेलुलर का मतलब सेल, ऑब्वियसली बहुत इजी है। तो ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। ड्रग पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी। स्टेरॉइड्स, प्रेडिनोजोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ड्रग सेल के अंदर एंटर करेगी, DNA पे इम्पैक्ट देगी, प्रोटीन सिंथेसिस चेंज करेगी, रिस्पॉन्स धीरे धीरे आएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सेकंड मैसेंजर्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्रग सेल के बाहर होती है पहली चीज़, लेकिन इफेक्ट सेल के अंदर करना होता है। तो मैसेज कौन पहुंचाएगा? ऑब्वियसली सेकंड मैसेंजर। ठीक है, तो ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद सेल के अंदर बनने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम सेकंड मैसेंजर्स कहते हैं। ठीक है, तो मेन सेकंड मैसेंजर्स हमने थोड़ी देर पहले कई सारे नाम पढ़े, लाइक CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे एड्रेनालिन, सॉल्ब्यूटामॉल, ग्लूकागॉन। ठीक है,
इसके अलावा एनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। कैल्शियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयन स्पेशली मसल कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन को रिलीज करने में या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में ये सारे काम करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। देखो, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद चार तरीके से बिहेवियर करती है। उसका बिहेवियर चार टाइप का हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला एगोनिस्ट, दूसरा पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फिर इनवर्स एगोनिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एगोनिस्ट के बारे में। देखो, रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखो एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है कि सपोज दैट कि दिस इज अ रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक सेम तरीके की ड्रग ले ली, ये हो गई ड्रग और ये हो गया रिसेप्टर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये जो ड्रग है, हम इसको एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी ड्रग आएगी इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी, ठीक है, और अपना यहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एगोनिस्ट। दूसरा है पार्शियल एगोनिस्ट। मतलब होता है कि पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब होता है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूप्रेनॉर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर्स पर पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी आती है एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जब भी किसी एगोनिस्ट का जब एक्शन, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके एक्शन को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। दिस इज एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एंटागोनिस्ट इस एगोनिस्ट से पहले ही इस रिसेप्टर वाली स्पेस पे बाइंड कर जाएगा और एगोनिस्ट को बैठने नहीं देगा, ठीक है। इस वजह से हमारा जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। रिसेप्टर पर बाइंड करता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है और वो अपना एक्शन नहीं देता। इसीलिए जैसे कि प्रोपेनोलॉल हो गया, नैलोक्सोन, जब ओपियोइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, नैलोक्सोन लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इनवर्स एगोनिस्ट। रिसेप्टर की जो बेजल एक्टिविटी को भी कम कर देगा, यानी केवल ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि रिसेप्टर का जो नॉर्मल या जो उसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है वो भी कम कर देगा। जैसे कि कुछ H1 एंटीहिस्टामिन सिट्रिजीन आप खाते हैं और कई सारे H2 एंटीहिस्टामिन, ठीक है, जैसे कि उसमें आती है लीवोसिट्रिजीन वगैरह। तो कई एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो व्यावहारिक तौर से इनवर्स एगोनिस्ट की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हो प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। अगोनिस्ट का मतलब ब्लॉक करना रिसेप्टर, एगोनिस्ट सिर्फ एंटागोनिस्ट सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इनवर्स क्या करेगा, उसके एक्शन को उल्टा कर देगा, है ना। सीधा चलने के बजाय उल्टा कर देगा वो, ना कि रोकने के बजाय वो और रिवर्स एक्शन कर देगा। सो दिस इज द कंप्लीट फिनोमेना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की बात करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट जानते हो, थेराप्यूटिक का मतलब ही समझ में आ रहा है किससे, थेरेपी, ठीक है। थेरेपी का मतलब क्या होता है, उपचार, ठीक है। तो किसी चीज़ को ठीक करने का जो हमारा एक औपचारिक इफेक्ट है ना, कि हमारी ड्रग किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने के लिए क्या कर रही है, अपना एक्शन दे, इसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट इज अ डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट
विच शुड बी इफेक्टिव, सेफ एंड प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका हमें अंदाज़ा हो, ठीक है, जो हमने सोच रखा हो कि हाँ हमने पैरासिटामोल खाई है तो आधे घंटे में हमारा बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओके। तो इसमें हमने थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के बारे में समझा। सो थेराप्यूटिक इफेक्ट मैंने आपको बताया कि, या फिर ड्रग इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई ड्रग बॉडी में एंटर करती है तो वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के इफेक्ट्स को क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप आते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट। तो इसी में हमने अभी पढ़ा था थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट बेसिकली वो डिज़ायर्ड या एक बेनिफिशियल इफेक्ट है जिसके लिए ड्रग दी जाती है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में जिस मोटिव से डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, अगर वही बेनिफिट हमें मिल गया तो उसे हम थेराप्यूटिक इफेक्ट कहेंगे, है ना। वही चीज़ मैंने आपको बताई। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा और बात कर लें कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, साइड इफेक्ट एक ऐसा अनवांटेड इफेक्ट है जो नॉर्मल डोज, जो हमारे थेराप्यूटिक डोज है, उस पर भी ड्रग के साथ जनरेट हो जाए, है ना। हमें पता है पैरासिटामोल खाने से थोड़ी बहुत पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई भी ऐसे ड्रग खाने से हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे सकती है। कई बार नहीं देती है, कई बार देती है, मतलब हमने सोच रखा है कि शायद दे दे, हमें पहले से पता है, मगर हम तब भी नहीं चाहते ना कि वो चीज़ें आए। तो क्या होता है कि ड्रग अपना जो भी स्पेशल काम है वो करती है, लेकिन साथ में एक छोटा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट भी दे जाती है। इसी को बोलते हैं हम साइड इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सिट्रीजिन, है ना, सिट्रीजिन क्यों लेते हैं हम? एलर्जी को कम करने के लिए, मगर वो अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट या साइड इफेक्ट दे जाएगी, क्या, नींद आने वाला। नींद आना उसका एक साइड इफेक्ट है। एट्रोपिन, है ना, इसका एट्रोपिन का भी है कि ये ब्रेडिकार्डिया को कंट्रोल करता है, मीन्स टैकिकार्डिया में लेके जाता है, आपके हार्ट बीट्स को थोड़ा सा बढ़ाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? जो भी सलेवरी सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, ड्राई माउथ। तो इस तरीके से मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन हमारी शुगर को कंट्रोल करने वाला है ना, मगर इससे क्या होता है, पेट में गैस बनना, जी मिचलाना, है ना, डायरिया जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स दिखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सवाल ये भी आती है, क्या साइड इफेक्ट हमेशा बुरा होता है? इसका आंसर है कि नहीं। कभी कभी साइड इफेक्ट को हम थेरापेटिक तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ड्रग है डाइफेनहाइड्रामीन, इसका साइड इफेक्ट क्या है? नींद आना। तो इस रीज़न से कुछ कंडीशंस में स्लीप एड में भी हेल्प हो जाती है ना, जिनको नींद नहीं आती है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हैं वैसे तो। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR। अब सबसे पहले आप देख रहे हो एडवर्स टॉक्सिक एंड अदर इफेक्ट्स देख रहे हो, ठीक है। देखो WHO के अकॉर्डिंग एक सिंपल सीधा डेफिनेशन बता रहा हूँ। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक ऐसी हार्मफुल और एक अनइंटेंडेड रिएक्शन है जो नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज पर जनरेट होती है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में ड्रग सही डोज में दी गई, है ना, फिर भी पेशेंट को नुकसान पहुंचा, इसी को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन क्या करती है? स्किन रैश करवा सकती है ना, एलर्जी आ सकती है। सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, बहुत रेयर है लेकिन बहुत एक सीवियर रिएक्शन है। एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स क्या करती है? हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। इवन अब क्या कर सकती है वो? ड्राई कफ करवा सकती है, खांसी आ सकती है। तो इसी को बोलते हैं। तो हर साइड इफेक्ट को हम ADR नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर साइड इफेक्ट इतना सीरियस हो जाए कि हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़े या पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचे तो वो ADR की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अगला ड्रग एलर्जी, है ना। एलर्जी क्या होती है? बॉडी के प्रति, जो ड्रग के प्रति अगर बॉडी की जो इम्यून सिस्टम के थ्रू होने वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
इसी को बोलते हैं ड्रग एलर्जी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन, है ना, ये क्या करवा सकते हैं, अर्टिकैरिया। अर्टिकैरिया का मतलब हिंदी में होता है पित्तियाँ। हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, पूरे शरीर में छोटे छोटे पित्तियाँ निकल आती हैं, चकत्ते निकल आते हैं, इसको बोलते हैं अर्टिकैरिया, ठीक है। स्किन रैश, एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। तो ड्रग एलर्जी की स्पेशलिटीज़ ये हैं कि बहुत कम डोज पर भी हो सकती है, मतलब कि ये डोज पर डिपेंड नहीं होती, और अगली बार वही ड्रग देने पे रिएक्शन शायद और सीवियर हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। चलो फिलहाल हम बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट की। जब ड्रग की डोज बॉडी की टॉलरेंस की लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जो बॉडी की जो सहनशील लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। सिंपल भाषा में थेराप्यूटिक डोज हमारे इलाज के लिए, डोज बहुत ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक डोज, एक जहर जैसा इम्पैक्ट देगा, ठीक है। ओके, अब अभी सारी चीज़ें हमने बात कर ली, थेराप्यूटिक वगैरह सब कुछ बात कर लिया, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसमें क्या बात करेंगे, थोड़ा सा ईडीआर के बारे में बात करेंगे, और ईडीआर में और इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। इसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डी, जो भी बाजार है मैं आपको शॉर्टली ये बता दे रहा हूँ। देखो, टाइप ए जो एडीआर है इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड, ठीक है। हमें पता है ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन से होने वाले या डोज डिपेंडेंट या प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, है ना। सिंपल भाषा में ड्रग ने वही काम किया लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब एक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है। बी फॉर बिजार, ठीक है। बिजार क्या होता है, एबनॉर्मल या फिर अनप्रेडिक्टेबल या डोज इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। ड्रग का एक ऐसा रिएक्शन जिसकी नॉर्मली उम्मीद नहीं होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिजार। बिजार का मीनिंग होता है बहुत अजीब रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा सी फॉर क्रॉनिक, ड्रग को लंबे टाइम तक यूज करने पर जो हमारे होने वाला रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं क्रॉनिक। सिंपल लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो सी फॉर क्रॉनिक मतलब कॉन्टिन्यूस यूज। एंड डी फॉर डिलीड, डिलीड का मतलब ड्रग को बंद करने के बाद या बहुत टाइम बाद दिखाई देने वाले रिएक्शन, ठीक है। आज दवाई ली हमने, प्रॉब्लम कई महीनों बाद या कई साल बाद हमें होना शुरू हो गई, इसको बोलते हैं डिलीड। तो डिलेड का मतलब देर से आने वाले रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज ई, ई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ यूज, ड्रग को अचानक से बंद करने पर हमें दिखने वाले रिएक्शन, इसको बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स बोलते हैं, या इसको एडवर्स इवेंट भी बोलते हैं। ड्रग अचानक से बंद कर दिया और हमें विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एंड ऑफ यूज। जैसे मॉर्फिन को खाना छोड़ दिया, विड्रॉवल में आपको सिम्टम दिखने लगे, ठीक है, विड्रॉवल सिंड्रोम, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एंड एक और आता है टाइप एफ, ठीक है, इसको फेलर ऑफ थेरेपी बोलते हैं। इसमें आपके नोट्स में नहीं है, ध्यान दो, कई सारे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एफ का मतलब फेलर ऑफ थेरेपी, ठीक है। जब ड्रग हमारी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट जो वो देगी, और हम जो सोच के बैठते हैं जब वो नहीं देती है उसका एक्शन, तो उसको बोलते हैं फेलर ऑफ थेरेपी, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गया, इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ओवरऑल टॉक्सिक इफेक्ट, ओवरडोज, एक्यूमुलेशन, ऑर्गन डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर था या नेक्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने ओवरऑल फार्माकोडायनेमिक्स को समझा। अभी नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग लेक्चर आएगा वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स से उसकी शुरुआत करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो ओके क्लास, थैंक यू एंड वेलकम।